एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं थीम वाइज। आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के हमने कर रखे हैं। आज हम इसमें करेंगे 2024 के क्वेश्चन सॉल्व। 12 क्वेश्चंस आए थे, इंटरमीडिएट लेवल था, ना बहुत ईजी कह सकते हो ना बहुत डिफ़िकल्ट कह सकते हो। जिसकी तैयारी पॉलिटिकल थ्योरी की अच्छी है वो इन क्वेश्चन को 12 में से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकता था। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आप हमारे CUET PG पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको वीडियोस, नोट्स, PYQ, फैक्ट शीट सब कुछ मिलेगा, वो भी बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसको इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। और अगर आप डिस्काउंटेड लेवल पर कुछ देख रहे हो CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, कोर्स सब कुछ एक ही पैक में मिल जाए और आपकी बचत भी हो जाए, तो महा बचत पैक आप ले सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रखा है कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है वो किस थ्योरी से ड्राइव की गई है, यानी वो जो थ्योरी दी गई है किसने दी है, कहाँ से इंस्पायर होती है। इसका राइट आंसर है डेविड रिकार्डो की थ्योरी से मार्क्स की सरप्लस वैल्यू वाली थ्योरी इंस्पायर होती है। डेविड रिकार्डो ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। वो ये कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी की अगर हमने वैल्यू डिटरमिन करनी है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो ये इस बेसिस पे डिसाइड होगी कि उसमें कितनी लेबर लगी है उसको प्रोड्यूस करने में। तो उसकी जो लेबर लगी है वही वैल्यू डिसाइड करेगी। मार्क्स इसी आइडिया को ना एक्सपैंड कर देते हैं। वो कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में लेबर जितना काम करते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको रिटर्न में उतनी वेजेस नहीं मिलती है। तो ये जो गैप बन जाता है इसे कहते हैं सरप्लस वैल्यू। और कहते हैं ये जो एक्सेस वैल्यू है या सरप्लस वैल्यू है, ये कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट आप कह सकते हो अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये मार्क्स का सरप्लस वैल्यू का आइडिया था जो डेविड रिकार्डो के आइडिया से ही इंस्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इन मॉडर्न टाइम्स सबसे पहले किसने प्रपाउंड की थी, अस्टिन, लास्की, ग्रीन या बॉडी ने। इसका राइट आंसर है जॉन अस्टिन ने इसको प्रपाउंड किया था। जॉन अस्टिन जो एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट लेते हैं 19th सेंचुरी में, ये कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ये कैसे सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हैं, जैसे आज हम सॉवरेनिटी की डेफिनेशन को जानते हैं ये वैसे ही डिफाइन करते हैं। लेकिन तब शुरुआती दिनों में ये सॉवरेनिटी तब ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर होती है स्टेट की, उसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, जिसमें स्टेट में रहने वाले जितने लोग हैं वो सारे स्टेट की बातें मानेंगे और दूसरी ओर स्टेट किसी की भी बात नहीं मानेगा। स्टेट के ऊपर कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं है। तो इसको कहते हैं अस्टिनियन सॉवरेनिटी, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीज़ें जॉन अस्टिन के साथ एसोसिएटेड है। इनमें से किसने कहा है डेमोक्रेसी को एज ए टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, बहुमत का अत्याचार है? किसने कहा है? रूसो ने, डनिंग ने, मैडिसन ने या टॉकविल ने? इसका राइट आंसर है अलेक्सिस द टॉकविल ने ये टर्म को यूज़ किया है। किस बुक में किया है उन्होंने? डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में उनकी बुक पब्लिश होती है। उसमें ये डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करते हुए टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, और अगर मेजॉरिटी की सरकार बनेगी तो उसमें पोटेंशियली भी ये हो सकती है पावर कि दूसरों की ओपिनियन को, खास करके माइनॉरिटी की ओपिनियन और राइट को सप्रेस कर दे। तो ये अगर सप्रेस करती है तो ये टिरनी बन जाएगी। इसे टिरनी ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं, अलेक्सिस द टॉकविल। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट में आपको दिए गए हैं कुछ आइडियाज़, कुछ पार्टी का नाम, और आपने बताना ये किस किस के साथ एसोसिएटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। एक एक करके देखते कौन सी टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए उनका एक बड़ा क्रूशियल रोल रहता है। हेजेमनी ग्रामशी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ग्रामशी हेजेमनी के आइडिया से ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे रूलिंग क्लास विच इज़ कैपिटलिस्ट क्लास अपनी पावर को कैसे मेंटेन करती है बिना कोरेशन, बिना फोर्स को यूज़ किए हुए, कंसेंट के बेसिस पे कैसे कर लेती है, वही हेजेमनी का आइडिया एक्सप्लेन करता है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, ये कार्ल मार्क्स का आइडिया है। ये कहते हैं कि ये ट्रांजिशनल स्टेज रहेगी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में, ये सोशलिज्म के टाइम रहेगी, जहाँ पर प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप के लेवल पर पहुँच जाएंगे और कैपिटलिस्ट क्लास को सप्रेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं कैपिटलिस्ट क्लास
पावर रीगेन करने के लिए दोबारा से रेजिस्ट ना करे, तो इसलिए उनको सप्रेस करने के लिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत आएगी, ताकि कैपिटलिज्म सिस्टम से हम स्विच कर सके कम्युनिज्म पे। पॉलीसेंट्रिज्म का आइडिया, तोगलियाती का आइडिया है, ये इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर है, ये पॉलीसेंट्रिज्म का आइडिया देते हैं। ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टीज जो है वो सोशलिज्म के लिए डिफरेंट पाथ को चूज़ कर सकती है, अपने तरीके से सोशलिज्म को अचीव कर भी सकते हैं। पॉली का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं एक लक्ष्य को पाने के लिए, एक सेंटर तक पहुंचने के लिए। सेंटर क्या है इसमें? सोशलिज्म, तो इसको कहते हैं पॉलीसेंट्रिज्म। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है स्पिरिट ऑफ लॉज बुक इनमें से किस थिंकर ने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू, डेविड ईस्टन, फ्रेडरिक या फिर जेम्स प्राइस ने? इसका राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। स्पिरिट ऑफ लॉ बुक एक पॉपुलर बुक है, मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं 1748 में। पॉपुलर क्यों होती है? ये पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताती है, डिफरेंट जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पॉपुलर होती है, ये सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया लेकर आती है। सेपरेशन ऑफ पावर जो आज हम देखते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव या जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका में जो पावर्स डिवाइडेड हो रखी है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया मॉन्टेस्क्यू की बुक से ही निकल कर आता है। ये कहते हैं अगर हम ऐसे करेंगे चेक्स एंड बैलेंस तो बना ही रहेगा और टिरनी भी नहीं आएगी, और ये बहुत ही एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव लॉ के जब स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा थिंकर पॉजिटिव लिबर्टी में नहीं आता? रूसो, ग्रीन, लास्की या रॉबर्ट नॉजिक? इसका राइट आंसर नॉजिक है। रॉबर्ट नॉजिक पॉजिटिव लिबर्टी में इसलिए नहीं आते क्योंकि रॉबर्ट नॉजिक जो है नेगेटिव लिबर्टी को एडवोकेट करते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट से भी जो भी बाधाएं हैं, और स्टेट को इंटरफेरेंस इंडिविजुअल के मामले में इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, बस इतना करें। बाकी वो फ्री मार्केट के आइडिया को एडवोकेट करते हैं, टैक्सेशन के अगेंस्ट है, स्टेट की वेलफेयर पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, ऐसी चीज़ें वो चाहते थे नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल को फुल लिबर्टी देनी चाहिए ताकि वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज पर पहुंच सके, अपनी पोटेंशियल को फुली रियलाइज कर सके। अदर थिंकर जो है रूसो, वो पॉजिटिव लिबर्टी में आते हैं, जैसे कि रूसो आगे, टी.एच. ग्रीन आगे, हैरोल्ड लास्की आगे, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी के साथ एसोसिएट हो ही जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से किसने सेक्सुअल पॉलिटिक्स की राइटिंग लिखी है? इसका राइट आंसर है केट मिलेट ने लिखी है। ये फेमिनिस्ट थिंकर है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स की राइटिंग 1971 में आती है। ये राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड वेव फेमिनिज्म जब शुरुआत होती है उसका एक फाउंडेशनल टेक्स्ट सेक्सुअल पॉलिटिक्स होता है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स में केट मिलेट बताते हैं कि कैसे पैट्रियार्की एक ऑप्रेसिव सिस्टम बन रखा है और लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में हमें पैट्रियार्की दिखाई देती है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन इनकी बड़ी ये थी कि ये जो पावर है सेक्सेस में, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे किसी क्लासेस के कन्फ्लिक्ट में पावर काम कर रही है, किसी रेसेस के कन्फ्लिक्ट में पावर काम कर रही है, वैसे ही मेल और फीमेल में भी ये ऐसे ही पावर काम करती है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स तो चलो केट मिलेट ने लिखी है, लेकिन अदर राइटिंग्स हम देखते हैं थिंकर्स की कौन कौन सी है जो ऑप्शन में अदर थिंकर्स दे रखे हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखी है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, 1792 में पब्लिश होती है। कैरोल पेटमैन की राइटिंग का नाम है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1988 में आती है। J.S. मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वीमेन लिख रखी है जो 1869 में आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लिस्ट को आपने मैच करना है, एक लिस्ट में थिंकर के नाम है, दूसरी लिस्ट में बुक्स के नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एक एक करके देखते हैं कौन से थिंकर की कौन सी बुक थी। जॉन रॉल्स की बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस विच इज़ फेमस बुक। रॉबर्ट नॉजिक की है नार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशंस। और फ्रांसिस फुकुयामा की बुक का नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये याद रखनी है, ये बहुत फेमस बुक्स है इसलिए इनको भूलना नहीं है। इनमें से किसने रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट का आइडिया दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निको प्लॉन्तास ने दिया है। ये निकोस प्लॉन्तास ने इस आइडिया में बेसिकली क्या कहने की कोशिश की है? सबसे पहले तो ये जानिए, ये आइडिया इन्होंने दिया है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, जो इनकी बुक आती है 1973 में पब्लिश होती है। ये कहते हैं कि ये ठीक है कि स्टेट जो है कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को ही प्रमोट करती है, उसी को सर्व करती है, लेकिन स्टेट हमेशा ये नहीं करती है।
स्टेट के पास कुछ रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वो डिसीज़न ले सकती है जो उससे ठीक लगता है, वहाँ पर वो डिसीज़न इस बेसिस पे नहीं लेगी कि कैपिटलिस्ट क्लास को कैसे फ़ायदा हो सकता है। अब वो कहते हैं ऐसी सिचुएशन कब आती है, प्लोन्टास कहते हैं ऐसी सिचुएशन कहते तब आती है जब वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को मेंटेन करना चाहती है, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहती है। तो कभी कभी ओवरऑल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो किसी कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी काम कर सकती है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी निकोस प्लोन्टास की, और इससे आइडिया निकल कर आता है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन से पॉलिटिकल थिंकर ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मैन्यूवर्स। इसका राइट आंसर है सिंथिया एंड लो ने लिखी है। मैन्यूवर्स की अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो पैंतड़ेबाजी जैसी चीज़ निकल कर आती है। मैन्यूवर्स जो बुक लिखी है सिंथिया एंड लोन ने, उसका पूरा नाम है मैन्यूवर्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटराइजिंग विमेंस लाइव्स। इसमें बेसिकली वो डिस्कस करते हैं कैसे मिलिट्री और सिक्योरिटी की जो प्रैक्टिसेस होती है इंटरनेशनल अरीना में, वो विमेन की लाइफ को कैसे साथ ही इंटरवाइंड कर लेती है, दूसरे वर्ड में उनको भी साथ में इफ़ेक्ट करती है। वो भी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अगर वो वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, कन्फ्रंटेशन में फ्रंट फुट पे नहीं खेलते ही आगे, बट स्टिल उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है। इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में बताया है कैसे होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सबसे अर्लियर एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलती है, इसका राइट आंसर है एथेंस में हमें देखने को मिलती है, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एथेनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पहले हमें एथेंस में देखने को मिलती है। यहाँ पर अडल्ट मेल सिटीज़न जितने होते हैं वो एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए। यहाँ पर सिटीज़न का मतलब है वो सभी लोग फिर पार्टिसिपेट करेंगे डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में। ज़रूरी नहीं है कि आप सिटीज़न हो और आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अगर आप सिटीज़न हो तो आप पार्टिसिपेट करोगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कोई अपना नेता नहीं चुनते हो, इसमें आप ही अपने आप में एक नेता हो। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रखा है टी.एच. मार्शल ने सिटीजनशिप को 3 भागों में डिवाइड किया है, वो कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब सिटीजनशिप को हम पढ़ते हैं। इनकी बुक का नाम है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 में आती है। ये क्या आर्ग्यू करते हैं? इस बुक में कहते हैं ये सिटीजनशिप की 3 डिमेंशन या 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक आते हैं उसमें सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में आते हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, राइट टू जस्टिस, ये सिविल राइट्स में आते हैं। पॉलिटिकल राइट्स सेकंड इसका जो पार्ट है, उसमें राइट टू वोट, राइट टू रन फॉर ऑफिस। रन फॉर ऑफिस का मतलब है आप जब इलेक्शंस के लिए लड़ते हो। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन मतलब अपनी पार्टी बनाना। और सोशल राइट्स में आ जाते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे सोशल राइट्स आ जाते हैं। अब टी.एच. मार्शल कहते हैं ये जो राइट्स है ये इंग्लैंड में आए थे सबसे पहले, और इंग्लैंड में कैसे आते हैं ये भी ऑर्डर में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिविल राइट्स आते हैं, फिर पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की जाती है, फिर सोशल राइट्स की बात की जाती है। ये इस तरह ऑर्डर से हमें इंग्लैंड को देखने को मिलते हैं। तो अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको पसंद आ रहा है तो आप एनरोल कर सकते हैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस के हमारे कोर्स में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इजाज़त लेते हैं जाने की। थैंक यू।